दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ शासन। आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ ये इंटरव्यू से संबंधित है। सीजीपीएससी की परीक्षा में दोस्तों इंटरव्यू का बहुत महत्व है। देखिए वो महत्व कैसे है। सीजीपीएससी में दोस्तों मुख्य परीक्षा होती है हमारी 1400 नंबर की। कितने नंबर की होती है दोस्तों? 1400 नंबर की होती है और इंटरव्यू होता है 150 नंबर का। कई लोग के मन में ये विचार आ सकता है कि इंटरव्यू है, इसमें कोई स्पेसिफिक कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कोई विशेष तैयारी क्यों करें। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी बहुत मस्ट है। वो देखिए क्यों है। एक व्यक्ति है जो 783 नंबर पाया है मेंस के में। एक व्यक्ति है वो भी 784 नंबर पाया है, लगभग सेम नंबर पाए हैं। इस व्यक्ति ने इंटरव्यू में मात्र 52 नंबर स्कोर किया और इस व्यक्ति ने इंटरव्यू में 108 नंबर स्कोर किया। और कितने का अंतर आ गया? मार्क्स में अंतर आ गया आपका 56 नंबर का अंतर आया। कितने नंबर का दोस्तों? 56 नंबर का अंतर आया। और रैंकिंग में कितना अंतर आया? देखिए एक व्यक्ति का रैंकिंग आया 66, एक व्यक्ति का रैंकिंग आया 285। मतलब रैंकिंग में आपका 185 प्लस 35, 90 35 हो गया ना, 185 करीब 210 नहीं 220, 218 या 220 रैंक का अंतर आया है दोस्तों, सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स का की खेल के कारण। ये व्यक्ति सेलेक्ट हो गया होगा, इसको कोई पद मिला होगा, ये व्यक्ति सिलेक्शन से बाहर चला गया होगा। इसलिए इंटरव्यू का बहुत महत्व है। इंटरव्यू हो सकता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाए तो आप सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएं, आपको सेकंड क्लास पद मिल जाए। और हो सकता है कि अगर आपका इंटरव्यू खराब हुआ तो आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाए, या आपको जो सेकंड क्लास पोस्ट मिलने वाला है वो खिसक करके थर्ड क्लास पोस्ट मिले। तो इंटरव्यू की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। अब इंटरव्यू का तैयारी कैसे करते हैं, कैसे करना है, वो अपन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू जो होता है वो 20% आपके ज्ञान का और 80% आपके आत्मविश्वास का खेल होता है। इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे कि इंटरव्यू में ज्ञान का परीक्षण है। इंटरव्यू में आपके आत्मविश्वास, आपकी पर्सनालिटी का टेस्टिंग होता है। और वो कैसे होता है और हम उसको कैसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम बोर्ड मेंबर के सामने अपने आत्मविश्वास को और अपने व्यक्तित्व को अच्छा दिखा सकते हैं, वो हम लोग अब देखते हैं। तैयारी कैसे करें? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेंस देते हैं तो आपको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। रिजल्ट के इंतजार में कि मेरा इंटरव्यू कल आएगा तब मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, ये नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू का जब आपका शेड्यूल आता है उसके बाद आपके पास समय कम होता है। तो जैसे ही आप मेंस दे लेते हैं आप तैयारी करना शुरू करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपने दिनचर्या आपको सही करनी है। दिनचर्या आपको सही करनी है। दिनचर्या आप कैसे सही करेंगे अपनी? योगा कीजिए, ठीक है, योगा एक्सरसाइज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपका अपीयरेंस, आपका फिजिक बहुत अच्छा होगा, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन डालता है बोर्ड मेंबर्स पे कि ये व्यक्ति के चेहरे में ग्लो है, इस व्यक्ति की फिजिक बहुत अच्छी है। तो एक इनडायरेक्टली एक बोर्ड मेंबर्स के में एक इंप्रेशन पड़ता है कि ये व्यक्ति जो अपने शरीर को बहुत अच्छे से ध्यान रखता है वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा। तो ये एक इंप्रेशन वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कैसे भी दिखें तो उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, प्रभाव पड़ता है और इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर उसको ध्यान देते हैं। इसलिए अगर आप अपना एक्सरसाइज करें, योगा करें, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा बहुत अच्छा उसमें और आपका चेहरे में ग्लो रहेगा आप, और एक अच्छा इंप्रेशन बोर्ड मेंबर को जाएगा। अच्छा गुड फूड कीजिए इस बीच में, क्योंकि ये सब चीज़ क्या है दोस्तों, ये सब 1-2 दिन का नहीं है, 1 महीने का नहीं है या 15 दिन का नहीं है। आप इसको 3-4 महीने करेंगे तो आपके चेहरे पे वो दिखने लगेगा। इसलिए आप ये सब काम मेंस के बाद तुरंत करें और हमेशा जीवन में हमेशा करते हैं तो हमेशा जीवन में करने वाली चीज़ है, ठीक है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है इंटरव्यू के दौरान वो होता है व्यक्ति का बायोडाटा। बायोडाटा क्या होता है? बायोडाटा एक फॉर्म टाइप का है जिसमें क्या होता है, पीएससी वाले भरवाते हैं उसे, और उसमें सभी कुछ, जैसे व्यक्ति की जानकारी, जैसे उसका नाम, पिता का नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, उसकी हॉबीज़, उसके कार्य अनुभव, वो सब शामिल होते हैं। और वो हम लोग 6 प्रति में निकालते हैं दोस्तों। कितने? 6 प्रति में बोर्ड को देते हैं, सीजीपीएससी को। और सीजीपीएससी का हर बोर्ड मेंबर
उसी बायोडाटा फॉर्म को पकड़ करके इंटरव्यू लेता है और उसी बायोडाटा फॉर्म से वो आपसे आपके लिए क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अपन देखेंगे कैसे वो क्वेश्चन बनाएगा उसको आगे। दोस्तों मेरा वादा है आपसे कि अगर आप अपना बायोडाटा को अच्छे से रेडी कर लेंगे और महत्वपूर्ण समसामयिक जो घटनाएं हैं उसमें एक अच्छी अपनी छवि बना लेंगे, अच्छा एक उन मुद्दों पे अपनी राय स्थापित कर लेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हो जाता है और भी कई योजनाओं में जो होते हैं, जैसे गोवर्धन योजना के बारे में अपनी एक राय स्थापित करना, गोधन न्याय योजना के बारे में, ये सब जो महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें अगर आप अपनी एक अच्छी राय अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू 101% बहुत अच्छा जाएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए कैसा होता है, फॉर्म टाइप का है ना, थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये दिख रहा होगा पद का नाम, ठीक है, पद का नाम, भाई किस पद के लिए भर रहे हो आप, वो रोल नंबर, साक्षात्कार की तिथि, मूल निवासी स्थान, जन्म तिथि, कौन सी जाति का है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिता पति का नाम, आपने जो शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त की हैं, जो आपके 12th के मार्क्स, स्नातक के, स्नातकोत्तर के और अन्य चीज़ें जो हैं, अन्य अगर कोई डिग्री की है वो सब यहाँ पे होता है, बोर्ड विश्वविद्यालय ये सब है ना। इसी में आपका ये अगला पेज जो है वो कार्य अनुभव का है कि पद का नाम क्या है, किस पद पे आपने काम किया है, ठीक है, और नियोजक कार्यालय, संस्था, फर्म का नाम और पता इत्यादि रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये है, ये आपकी हॉबीज़ का है, खेल, एनसीसी, खेलकूद, और साक्षात्कार के समय यदि आपने कोई से जानकारी, ये था एनसीसी, खेलकूद, अभिरुचियों, हॉबीज़ वगैरह यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, ये आपका बायोडाटा फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म है। यही फॉर्म सब बोर्ड मेंबर के पास होता है और इसी से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं देखिए। चलिए अपन देखते हैं बायोडाटा की तैयारी कैसे करते हैं। बायोडाटा में देखिए आपका एक पहला जो कॉलम था वो था नाम का। किसका था? नाम का। नाम में आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका नाम है, नाम के बारे में आपको याद रखना है कि उस नाम का अर्थ क्या है, उस नाम से कोई महान व्यक्तित्व है क्या। ठीक है, जैसे मान लो किसी का नाम है भूपेश, तो भूपेश कौन है, भूपेश के बारे में जानते हो, ऐसा करके बोर्ड मेंबर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो भूपेश कौन है, सबसे पहले तो भूपेश हमारे सीएम साहब हैं। फिर अब सीएम साहब हैं तो सीएम साहब बस नहीं पूछेंगे, अब सीएम साहब से क्वेश्चन बनना शुरू होगा आपके पास। जब अब वो पूछेंगे सीएम साहब कहाँ के विधायक हैं, तो बताइए कहाँ के विधायक हैं। सीएम साहब पहले क्या थे, पहले हम कोई मंत्री थे क्या, तो बताइए सीएम साहब पहले ये थे। ठीक है, और सीएम साहब के बारे में आपको पूरा हर कुछ आपको जान लेना है। ठीक है, और भी कई क्वेश्चन बनेंगे इनसे, ये सब मैं बस 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही एक नमूने के तौर पे बता रहा हूँ। आपको ये एक्सरसाइज करना है कि भूपेश बघेल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये सीएम का नाम आया जैसे ही तो फिर क्या होगा, सीएम साहब ने जो भी योजनाएं निकाली हैं, जो भी योजनाएं इन्होंने निकाली हैं वो सब के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको योजनाएँ भी पढ़नी पड़ेंगी सीएम साहब की, सीएम साहब ने क्या घोषणाएँ की, सीएम साहब सब कुछ, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पोटेंशियल क्वेश्चन आपका बनने लगेगा इसमें। फिर आपके पिताजी का नाम है, पिताजी के नाम में भी सेम चीज़ है। आप लोग पिताजी के नाम का गूगल सर्च कर लीजिए, पिताजी क्या थे, पिताजी के नाम से कोई बहुत महान व्यक्तित्व तो नहीं है ऐसा। फिर आपका आता है मूल निवासी स्थान। ठीक है, मूल निवासी स्थान में आप लिखते हो कि मैं लखनपुर जिला सरगुजा का निवासी हूँ। तो आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, लखनपुर अगर है तो लखनपुर के बारे में पूछेंगे, बताओ लखनपुर के बारे में। तो आपको लखनपुर के बारे में कुछ विशेषताएँ याद रखनी है, जैसे वहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट विभूति है क्या, विभूति मतलब कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्या, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है क्या, तो उसको देख लीजिए। वहाँ के पर्यटन स्थल कोई हैं तो वो देख लीजिए। जनजाति कोई है, कुछ विशेषता है जनजाति की वहाँ पे, तो वो देख लीजिए। सब कुछ जो आप जान सकते हैं लखनपुर अपने गाँव के बारे में उसको आप जानिए। इसमें आप लोग क्या कीजिए, अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उनका भी सलाह लीजिए। ठीक है ना। क्या होता है कि कई चीज़ें कुछ किताबों में नहीं मिलती, कई चीज़ें अनुभव से प्राप्त होती हैं। हो सकता है कि जो बोर्ड मेंबर हो आपके गांव के आसपास का हो, अगर गांव का निकल गया, कई बार तो जिले के निकल ही जाते हैं। जिला, एक मिनट दोस्तों, जिले में भी आपको इसी टाइप का रेडी करना है। जैसे गांव का आपने रेडी किया ना, वैसे ही जिले के बारे में रेडी करना है। कौन विभूति है, क्या पर्यटन स्थल हैं, वहाँ की क्या विशेषता है, वन कितना है, वहाँ पर क्यों प्रसिद्ध है वो, क्या कमी है वहाँ की क्या विशेषता है।
ठीक है। और जो भी कुछ उस ज़िले के बारे में है आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और आपको पढ़ने के अलावा अपने बुजुर्गों से भी अपने ज़िले की विशेषताएँ पूछनी पड़ेंगी। क्या दोस्तों, क्या होता है, हमारे जो बोर्ड मेंबर होते हैं काफ़ी अनुभवी होते हैं, 60 साल 62 साल 65 साल, और हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में, अपने सेवा काल के दौरान आपके उस ज़िले में कुछ समय बिताया हो। तो जब वो कुछ समय बिताए होंगे तो उस समय को याद करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्यवहारिक क्वेश्चन पूछेंगे उस जगह के बारे में, और वो व्यवहारिक चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेगी बल्कि आपके बड़े बुजुर्ग बताएंगे उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ दोस्तों आपको बताऊँ तो सरगुजा नाम क्यों पड़ा। मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, दोनों बार मेरे से पूछे थे इंटरव्यू मेंबर, सरगुजा का नाम सरगुजा क्यों पड़ा, है ना। मैं रेडी करके गया था तो मैं बताया, आप लोग भी ऐसा रेडी करके रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे में जब आपका वो एड्रेस पूछता है जब, है ना, तो मूल निवास स्थान पूछेगा, तो आपका क्या रहेगा उसमें, आपका गांव का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, फिर आपके ज़िले का नाम, फिर आपके छत्तीसगढ़ का नाम। तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको सभी कुछ पढ़ना है, जैसे विशेषताएं पढ़नी है, संभावनाएं पढ़नी है, चैलेंज क्या है, कमियां पढ़नी है, चैलेंज क्या है, पावर क्या है हमारा, संस्कृति क्या है हम इस हमारे छत्तीसगढ़ की, जनजातियाँ पढ़नी है, पर्यटन पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। पढ़ना है क्या, आप तो पहले ही पढ़ चुके हो, बस आपको क्या करना है, उस चीज़ को ऐसा तैयारी कर लेना है कि आपसे जब वो क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसा ना करना पड़े, आप एकदम एग्जैक्ट बता सके। 5 व्यक्तित्व के नाम पूछेगा, महान व्यक्तित्व के छत्तीसगढ़ को बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि ये व्यक्तित्व है, उसने बहुत अच्छा काम किया, आप उसका नाम लीजिए। ये नहीं कि आप सोच करके ऐसे व्यक्तित्व का नाम बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप सब पढ़ चुके हैं, बस आपको एक समराइज करना है एक जगह पे और उसको अच्छे से बोर्ड मेंबर को प्रेजेंट करना है अपने आंसर में। अगला जो कॉलम आएगा आपके बायोडाटा में होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। क्या होता है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ होता है। डेट ऑफ बर्थ के दिन देख लीजिए, कुछ हो सकता है कि उसी दिन आपका इंटरव्यू का डेट पड़ जाए या कुछ भी ऐसा, तो डेट के बारे में बस एक बार गूगल सर्च कर लीजिए कि उस दिन कुछ विशेष तो नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला कॉलम आएगा आपके बायोडाटा में होता है आपका शैक्षणिक योग्यता से संबंधित। शैक्षणिक योग्यता जो आपने आज तक पास की है, जो भी परीक्षाएं, उसके बारे में, इसमें 10th के बारे में रहेगा, 12th के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, या आप यूजी पीजी किए हैं वो सब रहेगा इसमें। तो उसमें वो लोग क्या देखते हैं, कई चीज़ देखते हैं। जैसे अगर आपने जो आखिरी एग्जाम पास किया है वो मान लीजिए 2010 में पास किया है और आज 2021 है, तो वो ये पूछ सकते हैं कि आपने इतना दिन क्या किया, 11 साल का गैप क्यों हुआ। तो वो सब आप लोग अपना रेडी करके रखें। ठीक है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम होता है दोस्तों, तो उससे पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना शुरू कर देंगे। अगर आपने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, कहाँ से की है, अगर आपने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो गुरु घासीदास जी के बारे में पूछेंगे, बताइए। गुरु घासीदास जी के बारे में सब पूछ देंगे कि गुरु घासीदास जी कौन थे, जन्म कहाँ हुआ था, गुरु घासीदास जी के नाम से गुरु घासीदास जी की कर्मस्थली क्या थी, गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली क्या थी। फिर वो कहाँ पहुँच जाएंगे, गुरु घासीदास जी का जैत खंभ में पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, मैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, इसलिए इससे क्वेश्चन वो लोग उठा सकते हैं। फिर रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े हैं तो रविशंकर शुक्ल जी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। रविशंकर शुक्ल जी की पूरी जूनी कि वो हमारे मुख्यमंत्री थे। कब मुख्यमंत्री थे, जब सेंट्रल प्रोविंस बना हमारा तब मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद क्या हुआ, फिर हो सकता है श्यामाचरण शुक्ल में चले जाएं, क्योंकि श्यामाचरण शुक्ल कौन है, रविशंकर शुक्ल के भाई हैं। फिर श्यामाचरण शुक्ल से वो कहाँ जा सकते हैं, श्यामाचरण शुक्ल से वो हो सकता है झीरम घाटी, जानते हो, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि श्यामाचरण शुक्ल के भाई विद्याचरण शुक्ल की मृत्यु कहाँ हुई थी, झीरम घाटी में हुई थी। ऐसे करके ही वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। उनके पास कोई, उनको याद नहीं रहता है बोर्ड मेंबर्स को कि मैं इस व्यक्ति से क्या क्वेश्चन पूछूंगा, या वो लिख के नहीं आ रहता है कि ये क्वेश्चन पूछना है। वो आपकी बायोडाटा से ही पूरे क्वेश्चन बनाता है और आपके आंसर से ही वो नेक्स्ट आंसर बनाता है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे रविशंकर शुक्ल के बारे में
तो वो क्या करेगा, आगे क्वेश्चन क्या बनाएगा, उसके दिमाग में आएगा उसके भाई के बारे में जो विद्याचरण शुक्ल जी हैं। तो विद्याचरण शुक्ल जी के बारे में पूछेगा विद्याचरण शुक्ल जी क्या हैं, तो वो पहले केंद्रीय मंत्री भी थे, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं विद्याचरण शुक्ल जी। तो आपको रविशंकर शुक्ल के साथ उनके भाई विद्याचरण शुक्ल के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप बायोडाटा में जो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बायोडाटा से, इसके लिए अपने दोस्तों का एक समूह बना लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि भाई इस टॉपिक से मेरे से क्या पूछ सकता है, तो वो लोग बताएंगे। तो वो आपका एक अच्छा संभावित प्रश्नों का एक अच्छा संग्रह क्रिएट हो जाएगा, जिस पे आप अच्छे से तैयारी करके पहले से रखे रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अभ्युक्तियाँ होती हैं एक, अभ्युक्तियाँ मतलब हाँ, आपके उसी में जो आपका 10th-12th वाला कॉलम है ना, जो शैक्षणिक योग्यता वाला, उसी में जो आखिरी कॉलम होता है वो होता है अभ्युक्तियाँ का। तो दोस्तों अगर आपने किसी एग्ज़ाम में यूजी पीजी में गोल्ड मेडल वगैरह प्राप्त कर लिया है, तो गोल्ड मेडल अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो वो लोग ज़रूर आपसे कुछ थोड़ा सा उसके बारे में, उस कोर्स के बारे में जो आपने किया है, जिस कोर्स में आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया उसके बारे में हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसमें आपको बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो वो लोग उसको निगेटिव ले सकते हैं। बाकी अगर आपने गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं किया है, आप ऐसे ही पास हुए हो, तो अगर उसमें नहीं भी बता पाओगे अपने कोर्स का, तो आप सॉरी सर बोल के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, विशेष अभ्युक्ति है आपको, तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें अवश्य मालूम होनी चाहिए। अब अगला कॉलम जो आता है ना दोस्तों, वो आता है कि आपने क्या सेवा की है, शासकीय, अर्धशासकीय या अशासकीय, मतलब निजी सेवा। तो वहाँ से भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं दोस्तों, मैं जब इंटरव्यू दे रहा था उस समय मैं शिक्षक पंचायत था। क्या था? शिक्षक पंचायत, आजकल टीचर बोलते हैं। तो चूँकि मैं शिक्षक पंचायत था, तो उसने क्या है, पंचायत, तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पंचायत के बारे में पूछे कि पंचायत क्या है, पंचायत की क्या व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, मैंने सब बताया। फिर कैसे निर्वाचन होता है, फिर बहुत सारा क्वेश्चन मेरे से पंचायती राज में हुआ था दोस्तों। क्यों हुआ था? वो क्वेश्चन कहाँ से जनरेट हुआ? वो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हुआ था कि मैं टीचर था और उसमें रहता है नियोजक कार्यालय का नाम, जो मैंने डाला था क्या, जिला पंचायत। क्या डाला था? जिला पंचायत डाला था। अभी इस जिला पंचायत से उन्होंने पंचायती राज संबंधी क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, अगर आप टीचर हैं कहीं पे, तो आपसे ये क्वेश्चन बनाएगा, शिक्षा नीति बताइए, आप शिक्षा में क्या नवाचार करेंगे, है ना। ऐसे कर करके वो क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको ऐसे वे में अपना बायोडाटा रेडी करना है। ठीक है, और हाँ, और उसमें एक कॉलम ये भी रहता है, कुल वेतन कितना है। तो कई लोग क्या होते हैं, प्राइवेट जॉब के ये रहते हैं और बहुत सैलरी रहता है उनका, 70,000 80,000, है ना। CSPDCL, कई लोग हैं मेरे सीनियर्स हैं जो CSPDCL में ई थे, मतलब अधीक्षण अभियंता, उनकी सैलरी उस समय बहुत ज़्यादा थी, करीब 1.5 गुना रही होगी जो अभी हमारी करंट सैलरी है उससे। तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, यार इसमें बहुत सैलरी है, आप कम सैलरी वाली नौकरी में क्यों आना चाहते हो। तो ये सब के लिए आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या विज्ञापन के अनुसार आप आवश्यक अनुभव रखते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, हाँ या ना बोलना है बस। फिर आपसे अगला जो होता है वो होता है हॉबीज का। क्या आपने कुछ विशेष कुछ किया है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना रहता है। या अगर आपने NCC किया है या खेलकूद में कुछ अच्छा किया है, या हॉबीज क्या है आपकी, वो आपको इस कॉलम में डालना रहता है। तो अगर आप NCC किए हैं तो आपको NCC का बेसिक पता हो, NCC C सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट, NCC के बारे में हर कुछ। मैं NCC किया नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप NCC किए हैं तो आपको NCC के बारे में पूरा हर कुछ मालूम होना चाहिए। अगर आपने स्पोर्ट्स में आपने कुछ खेला है नेशनल इंटरनेशनल, तो आपसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे। ठीक है, अगर आप हॉबीज़ है आपकी, हॉबीज़ में आप कोई स्पोर्ट्स डाल देते हैं, बैडमिंटन, तो आपसे बैडमिंटन के बारे में वो लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। तो आप अपनी हॉबीज़ के लिए ईमानदार रहेंगे। और हॉबीज़ जो है दोस्तों, वो उसमें जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कोई आपको हॉबीज़ में ऐसा नहीं है कि PhD टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। हॉबीज़ में जनरल, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं तो पूछेंगे कि बैडमिंटन की खिलाड़ी का नाम बताओ, तो आप बताइए साइना नेहवाल है, ये है साइना नेहवाल है, और भी बहुत सारे हैं, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो फिर उससे पूछेंगे कौन गोल्ड मेडल पाया था ओलंपिक में। तो वो सब जनरल टाइप की क्वेश्चन होती हैं। उसमें कई लोग मैंने देखा है, वो लोग इसलिए हॉबी नहीं डालते हैं कि उनको लगता है कि हॉबीज से मेरे को फंसा देंगे, हॉबीज में बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा और मेरे इंटरव्यू खराब हो जाएगा। वैसा नहीं है दोस्तों, आप लोग को डरना नहीं है। आपका अगर हॉबी है, आपको लगता है कि मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं खेलता हूँ,
तो आपको वो हॉबी डाल देनी है और उसकी जनरल प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर लेनी है। और आपको डरना नहीं है कि मैं ये हॉबी डाल दूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, मेरे को फंसा देंगे और बहुत ही गंदे गंदे क्वेश्चन पूछेंगे, वैसा नहीं है। आपको डरना नहीं है, आपको सही हॉबी डाल देना है, फेक हॉबी नहीं डालना है। फेक हॉबी डालोगे तो फंस जाओगे। जैसे लिख दिए कि मेरे को पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, तो वहाँ पे कोई पुस्तक पढ़ने वाला अगर रहा मेंबर तो आपसे इतना क्वेश्चन पूछेगा पुस्तक के बारे में और पकड़ लेगा कि आपने फेक हॉबी डाली है, तो वो एक गलत इंप्रेशन होगा, आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। कुछ और चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे आप क्या कीजिए, अगर आपको बायोडाटा रेडी करना है तो स्वयं अपना बायोडाटा पकड़ लीजिए, उसको पकड़िए और ऐसा सोचिए कि इस बायोडाटा से क्या क्या क्वेश्चन, अगर मैं इंटरव्यू लेता, अगर मैं बोर्ड मेंबर होता तो मैं इस बायोडाटा से क्या क्या क्वेश्चन पूछता सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाले अभ्यर्थी से, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मैं पूछता। तो ऐसा आप प्रैक्टिस करेंगे। अपने जो आपकी सूची बनेगी, प्रश्नों की सूची बायोडाटा की, उसमें अपने मित्रों का सहारा लें, मित्रों से पूछे भाई इसमें क्या क्या पूछ सकता है मेरे से। और आपको इसके अलावा बायोडाटा के अलावा दोस्तों ये अलग है, विभिन्न मुद्दों समसामयिक घटनाओं पर आपको अपनी राय बनानी है। आपको पक्ष में भी सोचना है, विपक्ष में भी सोचना है। इसके लिए आप लोग अभी पेपर तो पढ़ते ही होंगे, पेपर पढ़िए और कुछ चैनल्स होते हैं, जो द हिंदू पेपर होता है हमारा नेशनल पेपर, उसके एडिटोरियल के लेक्चर्स बनते हैं, उसको भी आप सुनिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, वो किसी भी सरकार की योजना है या कोई भी विदेश नीति है या कोई भी वैश्विक घटना है, उसके दोनों पक्षों पर उसमें विचार होता है। एक पक्ष आता है, एक पक्ष अपना लेख लिखता है, वो बोलता है ये अच्छा है, पॉजिटिव है, ऐसा है, वैसा है। एक पक्ष आता है, वो वहाँ की नेगेटिव चीज़ों को बताता है। तो आपको दोनों का पक्ष को सुन के एक अपना संतुलित विचार बना लेना है समसामयिक घटनाओं पर और अपने जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ की, उसके बारे में। आपको दोस्तों मित्रों के साथ मॉक इंटरव्यू करते रहना है, ठीक है। आप श्रेष्ठ हैं, आप ये मान के चलें कि मैं अगर इंटरव्यू पहुंचा हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं इंटरव्यू पहुंचा हूं, ठीक है। आप लायक हैं इसलिए आप इंटरव्यू में हैं। कोई आपको बोले यार तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं है, तुमको बोलने नहीं आता, तुम मॉक इंटरव्यू क्या दे रहे हो, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे को कुछ नंबर नहीं मिलेगा इंटरव्यू में, ऐसा कोई अगर ऐसा बोलता है तो उसकी बातों को सुनना नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, बस आपको अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, ठीक है। आप ये नहीं समझिए कि मेरा ऐसे ही हो गया है। आप लायक हैं इसलिए आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं और कॉन्फिडेंट रहे, और इस बात का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। वेशभूषा मतलब आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं, जनरल साइज चीज़ है, सब जानते ही हैं इसके बारे में। ब्लफिंग कभी ना करें दोस्तों। अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो क्या बोल दें, सॉरी। होता क्या है दोस्तों, मैं पहली बार इंटरव्यू दिया था तो मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में ये बात थी कि अगर इंटरव्यू बोर्ड वाला मेरे से 10 क्वेश्चन पूछेगा और अगर मैं 10 में से 10 के जवाब दूंगा तो मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर मैं 10 में से 8 के जवाब दूंगा तो कम मार्क्स मिलेंगे, 10 में से 2 के जवाब दूंगा तो बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये धारणा है गलत, ठीक है। आप वहाँ पे इंटरव्यू वाला आपका ज्ञान नहीं देख रहा है कि आप 10 में से कितना क्वेश्चन बनाए, वो देख रहा है आपका कॉन्फिडेंस, वो देख रहा है आपकी बोलने की अभिव्यक्ति, वो देख रहा है आपका आपके अंदर एक प्रशासक की तरह जो गुण होने चाहिए, उसको वो देख रहा है वहाँ पे। तो आपको बस एक प्रशासक का गुण दिखाना है वहाँ पे, अपना ज्ञान को नहीं दिखाना है। आप कभी भी ब्लफिंग नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, बोलिए सर सॉरी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और आगे बढ़िए, ठीक है। कोई उसमें दुर्भावना वाली बात नहीं है, कोई उसमें निगेटिव मार्किंग वाली बात नहीं है। सॉरी बोलना है, आप सॉरी बोलिए, और जहाँ अपना पक्ष रखना है वहाँ पर निर्भीक होकर अपना पक्ष रखिए, कॉन्फिडेंट होकर अपना पक्ष रखिए। दोस्तों एक क्या होता है कि कई लोग जो ग्रेजुएशन किए रहते हैं ना, मैंने देखा है कई लोग किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, ग्रेजुएशन का किताब निकाल के पढ़ते हैं कि ग्रेजुएशन के बारे में कुछ पूछ लेगा। वैसा नहीं है। ग्रेजुएशन के बारे में, और ग्रेजुएशन के बाद आपने अगर पीजी किया है तो उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं लोक प्रशासन में मैंने एमए किया हुआ है। लोक प्रशासन में अगर मैं अपने बायोडाटा में डालूंगा कि मैं लोक प्रशासन में एमए किया हूँ, तो कोई एमए वाला अगर बंदा है तो वो मुझसे ये पूछ सकता है लोक प्रशासन के जनक कौन थे, ठीक है। तो मुझे याद होना चाहिए कि लोक प्रशासन के जनक वाल्डो थे, या फिर पोस्ट कार्ड की जो अवधारणा होती है, पोस्ट कार्ड की, वो बहुत बेसिक अवधारणा है और बहुत पॉपुलर चीज़ है लोक प्रशासन में। तो मुझे मालूम होना चाहिए पोस्ट कार्ड की अवधारणा लूथर गुलिक ने दी थी, और पोस्ट कार्ड में पी का मतलब प्लानिंग होता है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग होता है। ये मुझे बेसिक चीज़ मुझे मालूम होनी चाहिए। अंदर का चीज़ मुझे नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिक चीज़ें बस आपको ग्रेजुएशन के सिलेबस से मालूम होनी चाहिए, उसका किताब पकड़ के पढ़ने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड कैसा होता है दोस्तों, सामान्यतः 5 व्यक्ति का होता है।
इसमें सीनियर IAS IPS बैठते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं वो भी बैठते हैं, सामान्यतः रिटायर्ड लोग ही बैठते हैं। प्रोफेसर लोग होते हैं, इनको बहुत कार्य अनुभव होता है। और बोर्ड के सभी सदस्य दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो सभी सदस्य मिलते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं और आफ्टर डिस्कशन ये आपको मार्क्स देते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ बोर्ड मेंबर जो है, जो PSC मेंबर है, वही आपको नंबर देगा। बाकी लोग जो हैं 4-5 लोग सब मिल के आपको नंबर देते हैं। तो आप ये मन में धारणा रखेंगे कि सभी पाँचों को मेरे को अच्छे से आंसर करना है और सभी पाँचों मिल के ही आपको नंबर देंगे। कोई व्यक्ति विशेष का वहाँ पे प्रभुत्व नहीं होता है। और भी बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, कई चीज़ें हो सकता है छूट गई हों, तो आप लोग उसको, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई उसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप लोग सेलेक्ट हों और देश के विकास में, हमारे राज्य के विकास में हमारे साथ काम करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।